कहानी की शुरुआत जापान के टोक्यो शहर से होती है, जहां सासाकी नाम का एक आदमी एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है। 13 सालों की मेहनत के बाद उसने कंपनी में अपनी एक पहचान हासिल की थी, लेकिन एक दिन अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि एक चाइनीज कंपनी ने इस कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और शर्त रखी कि वो अपने ही लोगों को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जापान के एक एम्प्लॉय की सैलरी में 3 चाइनीज एम्प्लॉय रखे जा सकते थे। जिस नौकरी को सासाकी ने अपनी पहचान बना लिया था, वो एक ही पल में उससे छिन जाती है। इतने सालों की वफादारी और मेहनत का अंत सिर्फ कुछ शब्दों में हो जाता है। उसके पास इस फैसले के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप अपनी मेज पर लौटता है, अपना सामान समेटता है और भारी कदमों से ऑफिस के बाहर निकल जाता है। बाहर की भीड़ पहले जैसी ही थी, लेकिन सासाकी के लिए जैसे पूरी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए, और सबसे बड़ी बात, घर जाकर वो अपने परिवार को क्या बताएगा। कुछ देर सड़क किनारे भटकते हुए अचानक उसे 2 लोगों की बातचीत सुनाई पड़ती है। वो किसी कंपनी में निकली नई नौकरी की बातें कर रहे थे। टूटती हुई उम्मीदों के बीच सासाकी के अंदर एक उम्मीद फिर से जाग जाती है। वो बिना देर किए उस कंपनी की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन काफी देर लाइन में लगने के बाद जब उसका नंबर आने वाला होता है, तब तक एक नोटिस लगा दिया जाता है कि जॉब एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है। अब उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर वो ऑफिस का सामान घर लेकर जाएगा तो परिवार तुरंत समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। वो अभी किसी भी कीमत पर अपने घर वालों को सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए कुछ पल सोचने के बाद वो अपने हाथ में पकड़ा सारा ऑफिस का सामान डस्टबिन में छोड़ देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ अपना सामान नहीं बल्कि अपनी पुरानी पहचान भी वहीं छोड़कर जा रहा हो। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मेगुमी हैरानी से पूछती है कि आज वो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। एक पल के लिए सासाकी घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल कहता है कि ऑफिस में एक एम्प्लॉय को कोई इन्फेक्शन हो गया, इसलिए पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके बाद हर सुबह वो पहले की तरह सूट पहनकर घर से ऑफिस जाने का नाटक करता है और लगातार नई नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन किस्मत जैसे हर दरवाजे पर उसे धोखा दे रही थी। कहीं उसे सिक्योरिटी गार्ड बनने का ऑफर मिलता है तो कहीं सुपरमार्केट में कैशियर की नौकरी। सासाकी बार बार समझाने की कोशिश करता कि वो 13 साल तक एक बड़ी कंपनी में मैनेजर रह चुका है, लेकिन किसी को उसके एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं था। थक हार कर शाम को वो ठीक उसी समय वापस लौट आता है ताकि उसके परिवार को जरा सा भी शक ना हो। बाहर की दुनिया में वो बेरोजगार था, लेकिन अपने परिवार की नजरों में आज भी वही सम्मानित मैनेजर बना हुआ था। खाने की टेबल पर अब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, न अपनी पत्नी से, न बेटे केंजी से। वो बस अपने ही ख्यालों में गुम रहता है। परिवार के साथ रहते हुए भी वो उनसे दूर सा हो गया है। एक दिन उसके बेटे केंजी को कहीं से एक पुराना खराब पियानो मिल जाता है। वो खुशी खुशी से घर ले आता है और अपने कमरे में पूरे मन से इसके बटन दबाने लगता है। उसे देखकर साफ महसूस होता है कि म्यूजिक सिर्फ उसका शौक नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी खुशी है। वो अपने मॉम डैड को बताता है कि वो म्यूजिक क्लास लेना चाहता है, लेकिन सासाकी इसके लिए बिना एक पल सोचे मना कर देता है, क्योंकि बेरोजगारी के इस मुश्किल दौर में वो जरा सा भी ज्यादा खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता। केंजी के ज्यादा जिद करने पर वो उसे डांटते हुए कह देता है कि ये सब बेकार के काम है, अभी वो सिर्फ अपनी स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दे। केंजी को अपने डैड की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपनी महीने भर की लंच मनी एक पियानो टीचर को ले जाकर दे देता है और रोज पियानो लेसन्स लेने लगता है। घर में किसी को पता न लगे इसके लिए कई बार उसे स्कूल क्लास भी मिस करनी पड़ जाती है। इस तरह अब केंजी भी सासाकी की ही तरह झूठ बोल कर रहने लगा। घर में कोई किसी को अपने दिल की बात नहीं बताता। एक मेगुमी है जो खाने के बहाने सबको साथ जोड़कर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन खाने के दौरान कोई भी ज्यादा नहीं बोलता। सब जैसे अपनी अलग अलग दुनिया में जीने लगे हैं। इस तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सड़क पर सासाकी की मुलाकात कुरोसु नाम के एक आदमी से होती है जो स्कूल के दिनों में उसके साथ ही पढ़ा था। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो भी सासाकी की तरह बेरोजगार है और उसने भी अपने घर वालों से ये बात छिपा रखी है। दोनों की कहानी लगभग एक जैसी थी। एक दिन सासाकी और कुरोसु फिर से नौकरी के लिए अप्लाई करने निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। नौकरी पाने वालों की लाइन इतनी लंबी थी कि सीढ़ियों तक लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब वो अंदर खड़े एक आदमी से पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तो वो हंसते हुए कहता है कि यहाँ किसी के एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं है। इतनी भीड़ है कि इंटरव्यू लेने वालों को बस लोगों की लाइन जल्दी जल्दी खत्म करनी है। ये सुनकर सासाकी के चेहरे पर मायूसी और गहरी हो जाती है। कुरोसो समझ जाता है कि आज यहाँ कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए वो सासाकी को अपने घर चलकर खाना खाने का न्योता देता है और कहता है कि बाद में फिर कोशिश करेंगे। सासाकी उसके साथ उसके घर पहुंचता है, जहाँ कुरोसो की पत्नी और बेटी उसका इंतजार कर रही थी। इस घर का माहौल भी कुछ सासाकी के घर जैसा ही था। दोनों माँ बेटी ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रही थी। बाद में कुरोसो की बेटी की बातों से सासाकी को पता चल जाता है कि उन्हें कुरोसो की नौकरी जाने के बारे में सब पता है। वो ये बात ना पता होने का बस नाटक कर रही है, जिससे कुरोसो के सम्मान और घर
के अंदर उसकी जो एक अथॉरिटी है उसे ठेस ना पहुंचे। ये जानकर सासाकी डर जाता है। उसे लगता है कि उसके परिवार को भी ये बात कहीं पता न चल जाए। खाना खाने के बाद जब वो रात में घर लौटता है तो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की नाकाम कोशिश करता है। उसकी पत्नी मेगुमी उसका इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई थी। वो धीरे से उसे बताता है कि आज एक दोस्त ने जबरदस्ती खाने पर रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। वो उससे ये भी नहीं पूछता कि उसने खाना खाया कि नहीं। पहले का टाइम होता तो वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता, लेकिन वो चुपचाप कमरे में सोने के लिए चला जाता है और मेगुमी बाहें फैलाए वहीं पड़ी रह जाती है। कुछ दिनों और जब बात नहीं बनती तो सासाकी अब एक नई स्टार्टअप कंपनी में नौकरी मांगने चला जाता है, जिसे ज्यादातर नौजवान लड़के चला रहे थे। सासाकी की उम्र देखते ही सब उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। इंटरव्यू लेने वाले लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो अच्छा गा सके। पहले गाना गाकर दिखाओ, तभी तय करेंगे कि नौकरी मिलेगी या नहीं। सासाकी अंदर ही अंदर अपमान से भर उठता है, लेकिन वहाँ कुछ कह भी नहीं पाता। जिन बच्चों की उम्र कभी उसके जूनियर बनने लायक भी नहीं थी, आज वो उसका मजाक बना रहे थे। बाद में वो कुरोसे से मिलता है तो झुंझलाकर जमीन पर पैर पटकता है, चीजों को लात मारता है और अपनी बेबसी पर गुस्सा निकालता है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ नौकरी छोड़ने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि जिस इंसान की कभी अपनी एक पहचान थी, आज वही दुनिया की नजरों में किसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। एक उसका घर ही था जहां आज भी उसका पहले जैसा सम्मान था, हालांकि ये सम्मान भी झूठा ही था। एक दिन उसकी पत्नी मेगुमी एक कार शोरूम में नई कार देखने जाती है। उसे तो यही पता था कि उसके पति अभी भी उसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है और जल्दी प्रमोशन या बोनस मिलने पर वो परिवार के लिए ये कार खरीद लेगा। लेकिन शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी नजर सड़क के उस पार जाती है, जहाँ सासाकी और कुरोसो फ्री खाने की लाइन में लगे हुए थे। दोनों ने ऑफिस जाने वाले कपड़े तो पहन रखे थे, लेकिन उनके हाव भाव देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी काम पर नहीं है। ये नजारा देखकर मेगुमी एकदम सन्न रह जाती है, लेकिन घर आने के बाद भी वो उससे कुछ नहीं पूछती। अगले दिन सासाकी हमेशा की तरह नौकरी की तलाश में घर से निकलता है, लेकिन आज पूरा दिन कुरोसो कहीं दिखाई नहीं देता। पिछले कुछ महीनों से वही उसका इकलौता साथी बन गया था, जिससे वो अपने हालात और दिल की बातें शेयर कर लेता था। आखिरकार वो उसके घर जाकर हालचाल पूछने का फैसला करता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि कुरोसो का अपनी पत्नी से भयानक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। ये खबर सुनकर सासाकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस पल पहली बार उसे एहसास होता है कि लगातार झूठ, बेरोजगारी और टूटता हुआ आत्मसम्मान इंसान को अंदर से कितना खतरनाक बना सकता है। वो डर जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसकी अपनी जिंदगी भी इसी अंधेरे रास्ते पर तो नहीं बढ़ रही। अब तक वो ये तो समझ ही गया था कि उसके पुराने एक्सपीरियंस की इस दुनिया में कोई खास कीमत नहीं बची है। आखिरकार कुछ सोचने के बाद वो अपना आत्मसम्मान निकलकर एक शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी स्वीकार कर लेता है। ये वो काम नहीं था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। कभी जो आदमी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में फैसले लिया करता था, आज वही चुपचाप फर्श और बाथरूम साफ करने पर मजबूर हो गया था। इधर केंजी अपने पियानो क्लास में लगातार मेहनत कर रहा था। 3 महीने में ही वो इतना अच्छा पियानो बजाने लग जाता है कि एक दिन उसकी टीचर भी हैरान रह जाती है। इतनी कम उम्र में उसकी समझ और टैलेंट किसी साधारण बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि केंजी में असाधारण प्रतिभा है और अगर उसके मॉम डैड परमिशन दे तो उसे विदेश में होने वाली बड़ी म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में भेजा जा सकता है। लेकिन आज ही उसकी माँ को स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि केंजी ने पिछले 3 महीने में अपने लंच की फीस नहीं भरी है। साथ ही वो पिछले कुछ समय से लगातार कई क्लास मिस कर रहा था। ये सुनते ही मेगुमी घबरा जाती है। घर लौटते ही वो सीधे केंजी के कमरे में जाती है और उससे सच्चाई पूछती है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार केंजी सब कुछ बता देता है कि वो क्लास छोड़कर पियानो सीखने जाता है। एक पल के लिए मेगुमी हैरान रह जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा किसी गलत रास्ते पर नहीं है बल्कि अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, तो वो उसे कुछ नहीं कहती, मगर वो उसे समझा देती है कि अपने डैड को इस बारे में अभी कुछ मत बताना। इधर पहले दिन ड्यूटी खत्म करने के बाद सासाकी सफाई कर्मचारी वाली यूनिफॉर्म उतारकर फिर से अपना पुराना सूट पहन लेता है, ताकि घर लौटते समय किसी को उसकी असलियत का पता न चले। लेकिन तभी उसकी नजर पास खड़े एक दूसरे कर्मचारी पर पड़ती है। वो भी अपनी सफाई वाली यूनिफॉर्म उतारकर सूट पहन रहा था। ये देखकर सासाकी को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। इस शहर में उसके जैसे न जाने कितने लोग हैं जो दिन भर अपनी मजबूरी की नौकरी करते हैं और शाम होते ही सूट पहनकर दुनिया के सामने अपनी टूटी हुई पहचान को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ दिन बाद जब वो काम से लौट रहा होता है तो उसे घर के बाहर ड्रॉप बॉक्स में एक लिफाफा मिलता है,
कई महीनों से नौकरी की तलाश में भटकते भटकते उसके अंदर अब भी एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी। इसलिए लिफाफा देखते ही उसे लगता है कि शायद किसी कंपनी ने उसे जवाब भेजा है। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो लेटर उसके लिए नहीं बल्कि केंजी के नाम था, जिसमें उसे एक म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया था। केंजी की टीचर ने एक म्यूजिक कंपटीशन के लिए उसका नाम दे दिया था। लिफाफे में अपने लिए जो उसे उम्मीद थी वो टूटने के बाद सासाकी पहले ही खराब मूड में था। ऊपर से घर पहुंचते ही उसे केंजी के सीक्रेट पियानो क्लास के बारे में भी पता चल जाता है, और ये भी कि अपनी लंच मनी स्कूल में जमा ना करने के साथ साथ वो स्कूल की क्लासेस भी मिस कर रहा था। नौकरी छूटने के कुछ दिन बाद से ही सासाकी अपने परिवार में पहले से ज्यादा अथॉरिटी जमाने की कोशिश करने लगा था। नौकरी छूटने की बात छिपाने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि घर में उसकी ये अथॉरिटी, ये सम्मान कहीं खत्म ना हो जाए। अब उसके लिए ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसका बेटा उसकी बातों और अधिकार को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। उसकी बातों की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई है इस घर में। वो गुस्से में केंजी को बुलाता है और सख्ती से कहता है कि उसने उसे बिना बताए पियानो क्लास जाने की कोशिश क्यों की। लेकिन केंजी कहता है कि वो कह के भी क्या करता, उसकी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। इस घर में उसकी फिक्र किसे है। उसकी इन चुभने वाली बातों से सासाकी का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वो दौड़कर केंजी को पकड़ लेता है और जोर से उसे मेज पर धक्का दे देता है। मेज पर रखे कप और बर्तन टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी केंजी झुकने को तैयार नहीं होता। उसकी यही जिद सासाकी के अंदर जमे हुए सारे दर्द और अपमान को और भड़का देती है, और अगले ही पल वो अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर मेगुमी तुरंत बीच में आ जाती है और दोनों को अलग करती है। वो सासाकी को देखती है और कहती है कि पिछले कुछ समय से वो पूरी तरह बदल चुका है। अब ये वो इंसान नहीं है जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिता दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गुस्से में केंजी अपना पियानो फेंक देता है और ऊपर अपने कमरे की ओर भाग जाता है। सासाकी गुस्से में था, वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। घर के अंदर कुछ ही सेकंड में इतना हंगामा मच जाता है कि मेगुमी घबरा उठती है। तभी गलती से केंजी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है। ये देखते ही मेगुमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबरा कर वो सासाकी से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। कुछ ही देर बाद केंजी को अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसके सिर में हल्की चोट आई है। हालांकि स्थिति गंभीर नहीं थी, लेकिन ये घटना मेगुमी को अंदर तक हिला देती है। घर का माहौल उसके लिए इतना घुटन भरा हो गया था जिसे वो झेल नहीं पा रही थी। उधर अगले दिन मॉल में सफाई करते समय सासाकी को बाथरूम के फर्श पर एक मोटा सा लिफाफा मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारा कैश रखा हुआ था। कुछ पल के लिए वो उस पैसे को घूरता रह जाता है। एक ऐसा आदमी जिसने महीनों से बेरोजगारी, अपमान और आर्थिक तंगी झेली हो, उसके सामने अचानक इतनी बड़ी रकम आ जाए तो किसी का भी मन डगमगा सकता है। वो इसे कपड़ों में छुपाकर घर ले जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि मॉल में ही उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी थी, जो सासाकी को सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म में देखकर हैरानी से उसे देखती ही रह जाती है। उस पल सासाकी के सारे झूठ एक ही झटके में ढह जाते हैं। घबराहट और शर्मिंदगी में उसे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे, और अचानक वो वहां से भाग जाता है। वो ये जानने की भी कोशिश नहीं करता कि मेगुमी यहाँ क्या करने आई थी। दरअसल कुछ घंटे पहले जब वो घर पर थी तो एक आदमी ने उसके हाथ पैर बांधकर घर में लूट और चोरी की घटना को अंजाम दिया, और पुलिस से बचने के लिए वो मेगुमी को ही अपनी ढाल बनाकर लाया था। मेगुमी वॉशरूम का बहाना बनाकर उससे बचने के लिए मॉल के अंदर आ गई थी, लेकिन यहाँ जब सासाकी उसके पास आने की बजाय नजरें चुराकर यहाँ से भाग गया तो उसे भी लगा कि घर जाकर वो अपने पति को और शर्मिंदा नहीं करेगी, उसे अपनी नजरों में गिरने का मौका ही नहीं देगी, और किस्मत जहाँ भी उसे ले जाएगी वो बस चलती जाएगी। वो बाहर आकर चुपचाप उस आदमी की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो आदमी शहर से दूर समुद्र के किनारे जाकर कार रोकता है। एक झोपड़ी में ले जाकर वो मेगुमी से जबरदस्ती भी करने लगता है, लेकिन मेगुमी बचने की कोशिश करने की बजाय किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है, जैसे वो यहाँ है ही नहीं, बस उसका मुर्दा शरीर यहाँ पड़ा है। उसके परिवार में जो कुछ चल रहा था उसे लेकर उसने इतना ज्यादा सोचा कि अब सोचने की शक्ति भी उसमें नहीं बची। ये देखकर वो चोर जैसे डर जाता है और पीछे हटकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो मेगुमी को भगवान कहने लगता है और बताता है कि बेरोजगारी के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई और आज पहली बार उसने चोरी भी की। वो किसी को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा खुद अपनी जिंदगी से भाग रहा था। दूसरी ओर मॉल से निकलकर सासाकी भी बस भागता ही चला गया। मेगुमी के सामने उसकी असलियत खुलने के बाद उसमें घर जाकर अपने परिवार का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, यहाँ तक कि थक कर वो बार बार नीचे गिर जाता है। अचानक रास्ते में एक कार से उसे टक्कर लग जाती है और ड्राइवर उसे सड़क किनारे डालकर वहां से भाग जाता है।
खून बहने की वजह से सासाकी बेहोश हो गया था, लेकिन अगले 24 घंटे तक कोई भी उसे आकर नहीं देखता। वो ऐसे ही सड़क किनारे बेहोश पड़ा रहता है। इधर जब अगले दिन तक भी दोनों में से कोई घर नहीं लौटता तो उनका बेटा केंजी भी घर से निकल जाता है और चोरी करके पेट भरने के चक्कर में पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन काफी पूछने पर भी वो अपने घर और माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से रात भर उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। मगर शायद वो भी अब घर नहीं जाना चाहता था, जहाँ उसके सपनों और सही बात की भी कोई कदर नहीं। उसके मन में जैसे कोई विद्रोह चल रहा था। आखिर सुबह को उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। इधर मेगुमी को समुद्र के ऊपर आसमान में कोई अजीब सा तारा दिखाई देता है, जिसे वो उस आदमी को भी दिखाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा। आज रात वो आदमी भी चुपचाप वहां से चला जाता है। वो हर चीज से भाग रहा था, मेगुमी को भी छोड़कर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन उस तारे को देखने के बाद मेगुमी को पता नहीं क्या होता है, जैसे मन का अंधेरा एकदम साफ हो गया हो, जैसे ईश्वरीय शक्ति ने कोई मैसेज दिया हो उसे। अब वो सीधे यहाँ से अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ केंजी पहले से बैठा हुआ था। कोई किसी से सवाल नहीं पूछता, बल्कि आते ही मेगुमी केंजी के लिए खाना तैयार करने लग जाती है। इधर सासाकी भी अचानक होश में आकर उठ बैठता है, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ। कोई कमजोरी उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। उसका मन भी एकदम साफ था, जैसे उसे सब पता हो कि आगे क्या करना है। जो पैसे उसे मिले थे उन्हें वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के बॉक्स में डाल देता है, जैसे सोच लिया हो कि जो गलती हुई सो हुई, वो अब कोई गलती नहीं करेगा। वो भी इसके बाद घर पहुंच जाता है, जहाँ मेगुमी और केंजी डिनर टेबल पर बिल्कुल वैसे ही बैठे थे जैसे वो पहले डिनर के लिए उसका इंतजार किया करते थे। सासाकी अपनी सफाई कर्मचारी वाली यूनिफॉर्म में उनके सामने ऐसे खड़ा हो जाता है, जैसे कह रहा हो कि अब मैं जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन मेगुमी और केंजी में से कोई भी ना उससे कुछ पूछता है ना अपने बारे में कुछ बताता है, जैसे कह रहे हो कि जब तुम अमीर थे हमने तब भी तुम्हें स्वीकार किया था। आज तुम गरीब हो, लेकिन हमारी जिंदगी में आज भी तुम्हारी वही जगह और वही सम्मान है। इन 2 दिनों में उन सब ने जिंदगी के बहुत बड़े सच को जान लिया था। सबने ये महसूस कर लिया था कि स्थिति चाहे कुछ भी हो, जिंदगी चाहे उन्हें कितना ही तोड़ दे, वो सब चलता रहेगा, लेकिन इस तरह वो जिंदगी से भाग नहीं सकते। सासाकी अब अपनी सफाई कर्मचारी वाली नौकरी को बड़े आराम से करने लगता है। अब ना उसे कोई शर्म है ना इस बात की फिक्र की कौन उसे देख रहा है। वो बस अपना काम कर रहा है पूरे आत्मसम्मान के साथ। अब इसके कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि सासाकी और मेगुमी दोनों अपने बेटे केंजी के म्यूजिक कंपटीशन में पहुंचते हैं। कुछ लड़कों के बाद केंजी का नंबर आता है और वो धीरे धीरे पियानो बजाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में धुन अपने शबाब पर आती है और हॉल में बैठे दर्शक एकदम शांत होकर इसे सुनने लगते हैं। केंजी इतने परफेक्शन के साथ धुन प्ले करता है कि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटा बच्चा ही धुन बजा रहा है। छोटी सी छोटी बारीकियों को केंजी की उंगलियां बड़े आराम से दर्शकों के कानों तक पहुंचा रही थी। हर कोई इसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहा था, लेकिन सासाकी की आंखों में आंसू थे। वो इस धुन में छुपे हुए दर्द के साथ साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद को महसूस कर रहा था। धुन पूरी होती है, जिसके बाद सासाकी मेगुमी के साथ उठकर केंजी के पास तक जाता है, उसके सर पर हाथ फेरता है और बड़े गर्व के साथ वो हॉल से बाहर आ जाते हैं। पीछे सारे दर्शक केंजी को ऐसे देख रहे थे जैसे एक नए सितारे ने दुनिया में दस्तक दी हो। इसी उम्मीद के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।